नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज सबसे पहले बात होगी बीजेपी के 3 शक्तिपुंज की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने अंत्योदय का संदेश दिया, यानी अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, ये राजनीति का संकल्प होना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक निशान एक विधान की वकालत की। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने जनसंघ के जमाने से समावेशी राजनीति, 2 सांसदों की पार्टी से गठबंधन की राजनीति का सफल प्रयोग किया, भारत को एटॉमिक पावर बनाया। आज अटल जी की 101वीं जयंती है और इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में हैं, जहां उन्होंने प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित किया। तीनों महापुरुषों की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से अपना संबोधन भी देंगे। कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये अद्भुत राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हुआ है। इससे जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से क्या संबोधन देते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब बात होगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश, जो पिछले 1.5 साल से बर्बादी की कहानी खुद लिख रहा है। कभी खुशहाली की राह पर तेजी से अग्रसर होते हुए बांग्लादेश की तस्वीर थी। आज वही बांग्लादेश कट्टरपंथ और जिहाद के रास्ते पर पड़ रहा है। खून खराबा हो रहा है, सड़कें खून से लाल हो रही हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। लोकतंत्र की प्रहरी कही जाने वाली मीडिया पर भी हमला किया जा रहा है। बांग्लादेश जिहादिस्तान बनने की राह पर निकल चुका है। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है। 17 साल के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश लौट आए हैं। ढाका में उनके रोड शो में बीएनपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। बीएनपी कार्यकर्ताओं पर यूनिस की फोर्स लाठी बरसा रही है। ढाका की सड़कों पर तारिक रहमान के समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। तारिक रहमान दरअसल बीएनपी के वर्किंग प्रेसिडेंट और बांग्लादेश चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी हैं। ऐसे में यूनिस को अपनी सत्ता खिसकती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए तारिक के समर्थकों को पिटवाया जा रहा है। क्या बांग्लादेश में और बढ़ने वाला है बवाल? तारिक रहमान की वापसी, क्या है जमात की जिहादी साजिश? तारिक रहमान की वापसी, क्या हिंदुओं को मिलेगी आजादी? तारिक की वापसी, क्यों उड़ी यूनुस की नींद? क्या जिहादी जमात करेगी तारिक को एक्सेप्ट? सत्रह साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का बेटा वापस बांग्लादेश लौट आया है। 17 साल बाद बीएनपी के वर्किंग प्रेसिडेंट की ढाका में वापसी हुई है। 17 साल तक ब्रिटेन में रहने के बाद तारिक रहमान वापस अपने वतन लौट आया है। 17 साल बाद जब तारिक रहमान लंदन से ढाका पहुंचा तो उसे सब कुछ बदला बदला सा लगा, क्योंकि बांग्लादेश में ना तो शेख हसीना की सरकार मिली, ना ही शेख हसीना बांग्लादेश में दिखी। बांग्लादेश में ना तो लोकतंत्र बचा, सिर्फ और सिर्फ यूनुस की तानाशाही सरकार दिखी। बांग्लादेश पर जिहादी जमातियों का कब्जा दिखा, हिंदुओं पर जमातियों के हमले का समाचार मिला। ढाका पहुंचने पर तारिक रहमान को बीएनपी समर्थकों का हुजूम दिखा। लाखों की संख्या में
बीएनपी समर्थक दिखे जो अपने नेता की एक झलक देखना चाहते थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही तारिक रहमान का जबरदस्त स्वागत हुआ। बीएनपी के सीनियर लीडर और परिवार के लोग तारिक रहमान को गले लगाते दिखे। हर बांग्लादेशी को अब तारिक में ही अपनी उम्मीद दिख रही है। लोकतंत्र की वापसी की आस दिख रही है, क्योंकि 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव है और बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग पर बैन है। सबसे पॉपुलर लीडर शेख हसीना बांग्लादेश से निर्वासित हैं। अवामी लीग के बाद बीएनपी ही बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है और शेख हसीना के बाद तारिक रहमान ही सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इसीलिए बीएनपी के वर्किंग प्रेसिडेंट तारिक रहमान से बांग्लादेश के लोगों को उम्मीद है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में बांग्लादेश में जो हुआ उससे बांग्लादेश आवाम परेशान है। बांग्लादेश की सड़कें खून से लाल हैं। हर तरफ जमातियों का बोलबाला है। अल्पसंख्यक हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। अखबारों के दफ्तरों को फूंका जा रहा है। पत्रकारों को पीटा जा रहा है। महिला पत्रकारों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। ग्लोबल टीवी सीनियर जर्नलिस्ट नाजनीन मुन्नी को धमकी दी गई। उनके दफ्तर में घुसकर जिहादियों ने खुलेआम धमकाया। इस बात की जानकारी खुद महिला पत्रकार नाजनीन मुन्नी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर दी। उन्होंने अपने प्रोफाइल पर एक तस्वीर भी लगाई जिसमें उनका मुंह सिला दिखाई दे रहा है, जिससे मैसेज जाता है कि बांग्लादेश में पत्रकारों की आजादी खत्म हो गई है। जो अखबार यूनिस की तानाशाही के खिलाफ लिख रहा है उसके दफ्तर को जलाया जा रहा है। जो पत्रकार लोकतंत्र की बहाली की बात करता है उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है। जो जर्नलिस्ट जमातियों के खिलाफ बोलता है उसे सरेआम धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश में जमातियों के निशाने पर पत्रकार और अखबार के साथ साथ अल्पसंख्यक हिंदू भी हैं जिन पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ ऐसी नफरत बोई जा रही है कि अब हिंदू नामों से मिलते जुलते दुकानों और संस्थानों पर भी हमला बोला जा रहा है। ये तस्वीर ढाका यूनिवर्सिटी के मधुर कैंटीन की है, जहां जिहादी जमातियों ने सिर्फ इसलिए तोड़फोड़ की क्योंकि इसका नाम मधुर कैंटीन है। ये मधुर कैंटीन बांग्लादेश से भी पुराना है। जब 1971 में बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी आंदोलन चल रहा था, उस दौरान मुक्ति वाहिनी से जुड़े आंदोलनकारी यहाँ बैठा करते थे। इसी मधुर कैंटीन में आजादी के तराने लिखा करते थे। अब उसी मधुर कैंटीन को तोड़ा जा रहा है, उसका नामो निशान मिटाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। शहर शहर गांव गांव में जिहादी जमाती कहर बनकर हिंदुओं पर टूट रहे हैं। इसका इम्पैक्ट अब भारत में भी दिखने लगा है। भारत में जिहादियों के खिलाफ हिंदू आवाज उठा रहे हैं और दीपू दास को इंसाफ देने की मांग कर रहे हैं। किसी भी तरह की हिंसा का सामना उन्हें ना करना पड़े। सर, क्या मैसेज देने की कोशिश है? सरकार से क्या डिमांड आप लोगों की? सरकार से डिमांड करते हैं कि बांग्लादेश के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जहां वहां सनातनी है उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। बहुत सारी महिलाएं भी है। आप क्या समझती है जब वहाँ की तस्वीरें देखती है बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, क्या मन में आता है? देखिए, बांग्लादेश ही नहीं पूरे भारत तक में यही हालात है। कश्मीर लो, बंगाल लो, हर जगह यही हालात है। हम सरकार से मांग करते हैं कि कड़े से कड़ी कार्रवाई करें। लोग क्या समझती हैं जब तस्वीरें देखती है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ? बहुत कड़ी निंदा करते हैं किसी के साथ ऐसे हो, लेकिन ज्यादा जो हिंदुओं के साथ हो रहे इसका तो बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा, भारत अखंड भारत सोचा है सभी एक है करके, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं सोचते हिंदुओं के बारे में, इसलिए बहुत बुरा लगता है। अब तो कुछ तो फिर कदम उठाना ही पड़ता है। तो ये तमाम लोग बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ की सरकार के खिलाफ, और हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहा है वो ना हो, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसकी मांग ये तमाम लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में सिर्फ हिंदुओं पर ही अटैक नहीं किया जा रहा, बल्कि मुक्ति वाहिनी से जुड़ी यादों को भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। तभी तो तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी से पहले जमातियों ने बम वाली साजिश रची। जिहादियों ने तारिक की वापसी से पहले ढाका को दहलाने की साजिश रची। ढाका के मोक बाजार में मेमोरियल के पास बम फेंके गए। ये मेमोरियल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों का स्मारक है। गनीमत ये रही कि विस्फोट रात में हुआ जिसमें सिर्फ सियाम नाम के एक शख्स की मौत हुई।
ভাই আমি একটা আপনার কিন্তু এটা উপরে কিন্তু আছে আপনার ফ্লাইওভার, এই ফ্লাইওভার উপর থেকে ককটেল জাতীয় কিছু একটা ফেলা হয়েছে। এই ভদ্রলোক যে মারা গেছেন উনি 22-23 বছর বয়স, নাম হচ্ছে সিয়াম। সে এখানে একটা কার হাউসে মানে কাজ করে, তো সে এখানে চা খাওয়ার জন্য আসছিল। তো পাশেই কিন্তু দোকানদার সহ অন্যান্য অনেক লোকজন ছিল, কিন্তু এটা যেহেতু সরাসরি তার মাথায় হিট করেছে, মাথায় পড়ছে, মাথায় পড়ার কারণে তখন তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু ওই মাথায় বাস্ট হয়ে যায়। বাস্ট হওয়ার পরে এটা আমার মনে হয় বড় ধরনের একটা ইম্প্যাক্ট করে এবং মাথা মোটামুটি বলা যায় 2 ভাগের মতো। जो बांग्लादेश कभी खुशहाली के रास्ते पर जा रहा था, वो बांग्लादेश पिछले 1.5 साल में अपनी बर्बादी की कहानी लिख रहा है। यूनुस सरकार तानाशाही के रास्ते पर जा रही है, जमातियों को फ्री हैंड देकर खून खराबा करवा रही है ताकि चुनाव ना हो और शेख हसीना की तरह तारिक रहमान भी मैदान छोड़कर भाग जाए। लेकिन तारिक रहमान जमातियों की बम वाली साजिश से डरे नहीं। 17 साल बाद वापस बांग्लादेश लौटा है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद तारिक एक बुलेट प्रूफ बस में सवार होकर आगे निकल पड़े। बस में सबसे आगे खड़े होकर लोगों का अभिवादन किया और बस के पीछे हाथों में बीएनपी का झंडा लेकर उनके समर्थक चलते दिखे। दरअसल तारिक रहमान साल 2008 से लंदन में रह रहे थे। तारिक रहमान पर कई क्रिमिनल केस दर्ज है। 2004 में शेख हसीना पर हमले में उम्र कैद, 2007 में 84 केसों में तारिक रहमान को सजा। साल 2008 में इलाज के लिए लंदन गए। तब से तारिक रहमान बांग्लादेश से दूर ब्रिटेन में ही अपने परिवार के साथ रह रहा था, जबकि उसकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया बीमार हैं और ढाका के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जिससे मिलने तारिक पहुंचा। सवाल यह है कि तारिक रहमान के आने के बाद बांग्लादेश में क्या बदलेगा। दरअसल बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव है। अवामी लीग पर बैन के बाद बीएनपी इकलौती सबसे बड़ी पार्टी रह गई है। तारिक रहमान बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 80 साल की खालिदा जिया बीमार है, इसीलिए अगर चुनाव में बीएनपी जीतती है तो तारिक रहमान बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री बन सकता है। और इसी से मोहम्मद यूनुस परेशान है। तारिक के रोड शो में भीड़ देखकर यूनुस को आज रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यूनुस को समझ आ गया है कि बस उसकी सरकार सिर्फ 48 दिनों की मेहमान है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने बांग्लादेश में एक सर्वे किया था, जिसमें बीएनपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। बीएनपी को 30% लोगों का समर्थन मिला है। बीएनपी के बाद जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर, जमात को 26% लोगों का समर्थन मिला है। छात्रों की नई बनी पार्टी एनसीपी को सिर्फ 6% लोगों का समर्थन मिला है। इसीलिए तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी हुई है। बीएनपी अकेले चुनाव लड़ना चाह रही है और अगर बीएनपी को सत्ता मिलेगी तो तारिक का प्रधानमंत्री बनना तय है। लेकिन तारिक के सामने सबसे बड़ी चुनौती जिहादी जमातियों से निपटने की है, क्योंकि यूनुस अपने रास्ते में आने वालों का हाल उस्मान हादी जैसा करवा सकता है। बांग्लादेश में लाखों लोग सड़क पर उतर गए हैं, लेकिन आगे क्या होगा कुछ साफ नहीं है। लगभग ऐसी ही तस्वीर तो रूस और यूक्रेन युद्ध की भी है। दोनों देशों के बीच करीब 4 साल से ये जंग जारी है, लेकिन ये जंग कब खत्म होगी कोई कुछ नहीं कह सकता। क्रिसमस के दिन भी दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ गोले बरसा रही हैं। जंग रोकने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 20 सूत्रीय फॉर्मूला सामने रखा है। आखिर उनके फॉर्मूले में है क्या और क्या पुतिन इस पर राजी होंगे, इसे समझने के लिए ही देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूक्रेन के आसमान पर आग के गोले बरस रहे हैं। रूस की मिसाइलें कहर बनकर टूट रही हैं। तो रशिया यूक्रेन से जुड़ी हुई पूरी रिपोर्ट हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन पर संबोधन दे रहे हैं। आप सुने।
भारत रत्न सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, अमृत काल के सारथी, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के शिल्पकार, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के सभी अन्य सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के इस समारोह में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज हम सबके लिए एक गौरव का क्षण है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी मार्गदर्शन और एक नई प्रेरणा हम सबको प्राप्त होने वाली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के ही विजन के अनुरूप उन 3 महापुरुषों की विरासत को, जिन्होंने भारत को एक नई दृष्टि दी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का उद्घोष स्वतंत्र भारत में किया था। आज उनके सपनों का भारत जब हम देखते हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उन सपनों को साकार होकर के हर भारतीय प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देता है। भारत माता के महान सपूत, महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का वह भारत जिसमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में एक नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। और पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अंत्योदय के उस स्वप्न को साकार करने वाले और सरदेव अटल जी के सुशासन को मूर्त रूप देने वाले इन तीनों महापुरुषों की इस विरासत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में भारत के शिल्पकार, आधुनिक भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज लखनऊ की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, जब ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, इस अवसर पर मैं उनका उत्तर प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण स्थल पर
जहां पर इन महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं के साथ साथ इस भव्य म्यूजियम का लोकार्पण होने जा रहा है। इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। ये हमारा सौभाग्य है, यह वर्ष सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है। और सरदेव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में और भारत के एक सच्चे सपूत के रूप में भारत को जो विजन दिया, भारत को जो नेतृत्व दिया, आज उसे हम विकसित भारत के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर भारतवासी उसे विरासत और विकास के नए रूप में देख रहा है। आज के इस अवसर पर हम सबके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज की स्थिति पर जहां एक और राष्ट्र प्रेरणा का यह स्थल हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करेंगे, वहीं आज भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति नमन करने का अवसर भी है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद, मामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और जिनकी सेवाओं को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रति ससम्मान भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया। और महान योद्धा बिजली पासी, जिनके बारे में हर भारतीय के मन में एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है, इन महापुरुषों की, महान योद्धाओं की भी स्मृतियों को मैं इस अवसर पर नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित मंच और आप सभी का मैं एक बार फिर से राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है और ऐसे मौके पर अटल जी की 65 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जिन 3 नेताओं की प्रतिमा लगी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रवाद की त्रिवेणी के तौर पर आप इन तीनों शख्सियतों को देख सकते हैं। समाज, राष्ट्र, विचार, एकता, किन बिंदुओं के सहारे आगे बढ़ना चाहिए, इन मूल्यों को देने का काम इन तीनों महापुरुषों ने किया। और आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से इन तमाम बिंदुओं को उजागर किया। बोलिए
भारत माता की। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री। इस कार्यक्रम में दोबारा आपको लिए चलेंगे। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना संबोधन देने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल बात कर लेते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही एक ऐसी जंग की जिसका अंत कहां है ये ढूंढना मुश्किल है। यूक्रेन के आसमान पर आग के गोले बरस रहे हैं। रूस की मिसाइलें कहर बनकर टूट रही हैं। रूस के तोप यूक्रेन पर गोले बरसा रहे हैं। क्या 1400 दिन बाद थमने वाली है यूक्रेन की विनाश लीला? ज़ेलेंस्की का 20 सूत्री फॉर्मूला ट्रंप और पुतिन को कबूल है। 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально, але цей план є. Є гарантії безпеки між нами, європейцями і Сполученими Штатами Америки. क्रिसमस पर पूरी दुनिया में शांति और अमन का पैगाम गूंज रहा है, लेकिन फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच तोप और गोलों की आवाज सुनाई दे रही है। अग्रिम मोर्चे पर तैनात रूस की सेनाएं यूक्रेन पर कयामत ढा रही है। रॉकेट से लेकर ड्रोन से यूक्रेन पर जोरदार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। नॉन स्टॉप बमबारी चल रही है। सैन्य ठिकाने ही नहीं, राजधानी कीव समेत यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में बम गिर रहे हैं। ज़ेलेंस्की की एनर्जी प्लांट भी सुरक्षित नहीं है। रूस यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। अब क्रिसमस के दिन आखिरकार जंग रुकने की हल्की उम्मीद जगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जंग रोकने के लिए 20 सूत्री फॉर्मूला पेश किया है। इस फॉर्मूले के अनुसार यूक्रेन डोनबास इलाके से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्त रखी है कि रूस को भी डोनबास इलाके से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होंगी और ये इलाका डिमिलिटराइज जोन घोषित किया जाएगा, जिसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं करेंगी। Погляд, все можливе, що ми повинні були зробити для перших драфтів, вже є. Є 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально, але цей план є. Є гарантії безпеки між нами, європейцями і Сполученими Штатами Америки, рамковий документ, є окремий документ між нами і Сполученими Штатами Америки, двосторонні гарантії. अभी ये साफ नहीं है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ज़ेलेंस्की का ये ड्राफ्ट प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। पिछले महीने ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए 28 सूत्री प्रस्ताव सामने रखा था। ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक डोनबास के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है, वहां से यूक्रेन की सेना को हटना होगा। पुतिन भी लगातार कह रहे हैं कि यूक्रेन डोनबास इलाके से अपना दावा छोड़ दे या रूस की सेना किसी तरह उस पर कब्जा करके ही दम लेगी। डोनबास इलाके में लुहांस्क और डोनेस्क आते हैं। रूस लुहांस्क पर लगभग पूरी तरह और डोनेस्क पर 70% कब्जा कर चुका है। अब ज़ेलेंस्की ने ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट के लिए भी डोनबास जैसा ही प्रस्ताव रखा है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट पर अमेरिका और यूक्रेन साझा रूप से निगरानी करेंगे।
अमेरिका अपने हिस्से की बिजली रूस को देने के लिए स्वतंत्र होगा। ज़ेलेंस्की के इस प्रस्ताव पर भी रूस का राजी होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर अभी रूस का कब्जा है। पिछले महीने ट्रंप ने सीज़फायर के लिए जो प्रस्ताव दिया था, उसके मुताबिक ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर रूस, यूक्रेन और अमेरिका तीनों को मिलकर निगरानी करनी थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने सीन से रूस को गायब कर दिया है। रूस का कहना है कि वो राष्ट्रपति पुतिन के प्रतिनिधि का फीडबैक लेने के बाद ही इस पर कोई रिएक्शन देगा। यूक्रेन और रूस के बीच जंग रोकने के लिए पिछले कुछ समय से जोरदार डिप्लोमेसी चल रही है। पुतिन के प्रतिनिधि किरिल दिमित्रिएव ने फ्लोरिडा में ट्रंप के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जॉरेड कुश्नर से मुलाकात की है। वहीं ज़ेलेंस्की यूरोप के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव पर यूरोप की छाप साफ साफ नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की के 20 सूत्री प्रस्ताव के मुताबिक सीज़फायर होने पर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिले, अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देश यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी गारंटी दे, साथ ही यूरोपीय मार्केट में यूक्रेन की पहुंच हो। 20 सूत्री फॉर्मूले के मुताबिक यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए $800 अरब का फंड बनाना होगा। साथ ही रूस को 2014 के बाद बंदी यूक्रेन के सभी कैदियों को छोड़ना होगा। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि शांति के समय यूक्रेन के पास 8 लाख सेना होगी, जबकि ट्रंप ने जो प्रस्ताव दिया था उसके मुताबिक यूक्रेन को अपनी सेना का साइज घटाकर 6 लाख तक लाना है। अब ट्रंप को क्या प्रस्ताव स्वीकार है, इस पर अभी ट्रंप का कोई रिएक्शन नहीं आया है। रूस और यूक्रेन के बीच सीज़फायर होगा या नहीं, यह भी साफ नहीं है। फिलहाल तो जंग के मैदान में जमकर तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें यूक्रेन के क्रेस्नोआर्मेस्क की है, जहां रूस ने अपने सुपरकैम ड्रोन से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया। रूस अपने ग्रोजा सिस्टम से यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ये डेनपर नदी में रूस के ठिकाने की ओर बढ़ रहा यूक्रेन का स्पीड बोट है, जिसे रूस की सेना ने मोर्टार से उड़ा दिया। सूमी इलाके में रूस के लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन ने यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट गन को धुआं कर दिया। अभी जंग का ऐसा कोई मोर्चा नहीं है जहां रूस भारी नहीं पड़ रहा है। रूस के तो बैटल ग्रुप के तोप अपनी मनमर्जी से यूक्रेन के ठिकानों पर गोले बरसा रहे हैं, साथ ही ड्रोन से बमों की बारिश हो रही है। जंग केवल ड्रोन के सहारे ही नहीं लड़ी जा रही है, जमीनी जंग भी भीषण छिड़ी हुई है। रूस के सैनिक मोर्चे पर गोलियों की बौछार कर रहे हैं। ज़ापोरिज़िया इलाके में रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के ठिकानों को पलक झपकते ताश के पत्तों की तरह जमींदोज कर दिया। रूस का कहना है कि उसकी सेना पिछले 24 घंटों में ज़ापोरिज़िया में काफी आगे बढ़ी है। रूस ने एक दिन में यूक्रेन के 147 ठिकानों पर हमले का दावा किया है। ऐसा नहीं है कि ये जंग एक तरफा हो गई है। यूक्रेन भी रूस पर जमकर हमले कर रहा है। रूसी जनरल पर अटैक के बाद यूक्रेन ने फिर मॉस्को में कार पर ड्रोन अटैक किया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 2 पुलिस अफसर शामिल हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के तुला इलाके में स्थित येफ्रेमोव शहर में सिंथेटिक रबर प्लांट को हमले में नष्ट कर दिया है। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के ड्रोन के बेस पर भी हमले का दावा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की चपेट में तीसरे देश भी आ रहे हैं। यूक्रेन से तुर्की जा रहा मालवाहक जहाज रूस के ड्रोन की चपेट में आ गया। इस जहाज पर तुर्की का झंडा लगा था और ये ब्लैक सागर के बीचों बीच था। तभी इस पर ड्रोन से बम गिरे और जहाज में अफरा तफरी मच गई।